हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस पथेरिया पे। तो आज हम एक और नया लेक्चर लेके आए हैं। जो नया लेक्चर रहेगा वो कंसंट्रेशन की टर्म नॉर्मेलिटी से ही रिलेटेड रहेगा। आज कंसंट्रेशन का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो लास्ट लेक्चर रहेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइम टर्म्स हम कर चुके हैं, उनसे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है नॉर्मेलिटी से रिलेटेड, क्योंकि नॉर्मेलिटी का जो बेसिक है वो आप कर चुके हो। लेकिन आज हमें जो देखना है वो है नॉर्मेलिटी। अगर आपके पास कुछ 2 या 3 सॉल्यूशन है, उनको मिक्स कर देते हो तो उसके बाद जो नया सॉल्यूशन बनता है उनकी नॉर्मेलिटी क्या होगी। लेकिन उससे पहले आपको पीछे वाला लेक्चर देखना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको नॉर्मेलिटी का बेसिक नहीं पता आप नहीं कर पाओगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। तो चलो बढ़ते हैं आगे। एक न्यूमेरिकल आपके सामने है, इसको समझने से पहले आपको इसका बेसिक समझना जरूरी है। तो पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये कह रहा है नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड आफ्टर मिक्सिंग। किसको मिक्स करना है अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। 100 ml 0.2 नॉर्मेलिटी का H2SO4 का सॉल्यूशन है, दूसरा 50 ml 0.1 नॉर्मेलिटी का HCl का सॉल्यूशन है। लेकिन इनको मिक्स करने के बाद जो नया सॉल्यूशन बना उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, उसको कैलकुलेट करने से पहले पहले इसका बेसिक समझिए क्या है। तो चलिए चलते हैं, एक बार जल्दी से देख लेते हैं हमारे बेसिक के ऊपर। तो देख लेते हैं एक बार बेसिक क्या कह रहा है। ये लीजिए, हम बेसिक को देख लेते हैं एक बार। अगर आप बेसिक को देखोगे तो क्या आएगा वो देख लेते हैं एक बार। हमारे पास क्या रहेगा बेसिक का। सबसे पहले हमारे पास क्या कह रहा है भाई बेसिक के लिए हम फिर से 2 सॉल्यूशन ले रहे हैं। कोई भी 2 सॉल्यूशन आप ले लीजिए। नॉर्मली ये जो मिक्सिंग का केस आएगा ना, ये आपके पास 2 सॉल्यूशन जिनको मिक्स करोगे या तो वो दोनों एसिडिक नेचर के होंगे या दोनों बेसिक नेचर के होंगे, या फिर एक एसिडिक नेचर का होगा तो दूसरा कैसा नेचर का होगा, बेसिक नेचर का। तो दोनों का हम बेसिक समझ लेते हैं। पहले लेट अस कंसीडर हम दोनों सेम नेचर के सॉल्यूशन को मिक्स करने जा रहे हैं। सेम नेचर के सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो उससे क्या फायदा होगा वो भी देख लेते हैं। लेट हम मान लेते हैं हमारे पास 2 सॉल्यूशन है। कौन कौन से सॉल्यूशन? अभी लेट हमारे पास 2 सॉल्यूशन है। एक हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो लेट अस कंसीडर NaOH का है। किसका सॉल्यूशन है? लेट अस कंसीडर NaOH का सॉल्यूशन है। दूसरा जो सॉल्यूशन है लेट अस कंसीडर वो हमारे पास KOH का सॉल्यूशन है। सेकंड वन भी हमने मान लिया किसका सॉल्यूशन है, अभी KOH का सॉल्यूशन है। हमने 2 सॉल्यूशन लिए, एक NaOH का लिया है, दूसरा किसका लिया है, KOH का लिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कैसे नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, आपको पता है। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा है ये बेसिक नेचर का है। लेट अस कंसीडर इसका हमने जो लिया वो 200 ml लिया है। इसका जो हमने लिया है वो 200 ml लिया है। इसका जो हमने लिया है वो 200 ml हमने इसका लिया है। और इसकी जो मोलरिटी है या नॉर्मेलिटी है, कुछ भी मान लो, हम नॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। इसकी जो नॉर्मेलिटी दी हुई है 0.1 नॉर्मेलिटी दी हुई है। बहुत लंबा चलना है इसके अंदर, क्योंकि इसके बेसिक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उनको हम देखेंगे, क्योंकि इसका बेसिक आपको D&F में भी काम आने वाला है। एक प्रैक्टिकल होगा आपका टाइट्रेशन का, उसमें भी काम आने वाला है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखना भी। 0.1 नॉर्मेलिटी का हमने मान लिया। दूसरा जो KOH का सॉल्यूशन लिया है वो हमने लिया 100 ml। KOH का जो सॉल्यूशन हमने लिया वो 100 ml, और इसकी जो नॉर्मेलिटी ली है वो 0.1 नॉर्मेलिटी ली है। इसकी जो नॉर्मेलिटी ली है वो हमने क्या लिया है, 0.1 नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन लिया है। 100 ml हमने सॉल्यूशन लिया 0.1 नॉर्मेलिटी का, ये कंसीडर किया। अब हमने क्या किया, पहले बात एक एक सुनते जाना। दोनों को मिक्स कर दिया गया। दोनों को क्या कर दिया गया, मिक्स करने के बाद मैंने कहा था दोनों के बीच में जब 2 सब्सटेंसेस को मिलाते हो तो उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर रिएक्शन होती भी है तो कुछ न कुछ सोल्यूट पेंडिंग रहना चाहिए। क्या मतलब है अभी इस बात का, वो आगे के क्वेश्चंस धीरे धीरे करेंगे, समझ में आ जाएगा। जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो दोनों का नेचर सेम है, दोनों बेसिक नेचर के हैं, तो दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी। दोनों के बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो फिर क्या होगा, दोनों का नेचर सेम है। यहां पे जो मेजर काम है वो किसका है, OH नेगेटिव का, क्योंकि ये जो बेसिक नेचर के सॉल्यूशन है उसका जो सॉल्यूशन माना जाता है कि वो OH नेगेटिव उसके अंदर सोल्यूट का काम कर रहा है। कौन कर रहा है, OH नेगेटिव के आयंस इन दोनों के अंदर प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे
दोनों के अंदर OH नेगेटिव के आयंस है, इसलिए दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो जब आप दो सेम नेचर के सॉल्यूशन को मिलाते हो तो उससे क्या होगा, दोनों के अंदर OH नेगेटिव, कहने का मतलब एज ए सोल्यूट ऐसे हैं जो OH नेगेटिव आयन दे रहे हैं, दोनों का नेचर सेम है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जब आप मिक्स कर दोगे, दोनों को मिक्स कर दोगे तो मुझे ये बताइए सबसे पहला काम आपका न्यू वॉल्यूम कितना हो जाएगा। सबसे पहला काम आपका न्यू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दोनों को मिक्स कर दोगे तो सीधी सी बात आप कहोगे सर 200 ये मिलाया 100 वो मिलाया, कितना हो गया 200 प्लस 100 कितना हो गया, अभी आप कहोगे सर 300 ml हो गया सॉल्यूशन का वॉल्यूम, कितना हो गया है 300 ml, इतना हो गया नहीं हो गया। दोनों को मिलाने के बाद मतलब जो नया सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, आफ्टर मिक्सिंग दोनों सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, दोनों को जोड़ दो वही उस न्यू सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, यही हो जाएगा। तो 200 प्लस 100 ये पहले भी कर चुके हैं, मोलरिटी में भी कर चुके हैं, यहां पे थोड़ा सा अलग देखेंगे। ये हमारे पास 300 ml हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर मैं इसके वॉल्यूम को V1 मान लूं और इसके वॉल्यूम को V2 मान लूं तो मैं ये कह सकता हूं जो नया वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, और जो नया वॉल्यूम है उसको हम क्या मान लेते हैं V3। मतलब जो मिक्सिंग के बाद नया सॉल्यूशन बना है उसके वॉल्यूम को हमने मान लिया V3, इट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2, मतलब वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट सॉल्यूशन प्लस में वॉल्यूम ऑफ द सेकंड सॉल्यूशन। ये हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे आप सेम नेचर के सॉल्यूशन को मिलाओ या डिफरेंट नेचर। मान लेते ये बेसिक नेचर है, ये एसिडिक नेचर होता, अरे दोनों को मिलाते तो वॉल्यूम तो ऐड होगा ही होगा। इसका 200 ml लिया है, उसका 100 ml लिया, तो दोनों को मिलाओगे तो टोटल वॉल्यूम तो वही होगा जो दोनों को मिलाने के बाद मिक्स करने के बाद बना है, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम। तो ये हमारे पास V1 प्लस V2 विल बी इक्वल टू V3। तो नया वॉल्यूम तो आपको पता चल गया होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि हमें वॉल्यूम की जरूरत है। उसके बाद नॉर्मलिटी का क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन में क्या होता है वॉल्यूम इन लीटर, यही होता है या नहीं होता है, अभी ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। मैं आपको एक नया फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करके और बता देता हूं, क्या बता देता हूं, नॉर्मलिटी का एक फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हो, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स, क्या ले सकते हो मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन में वॉल्यूम इन ml, अपॉन में वॉल्यूम इन ml। अगर आप वॉल्यूम को ml में लेना चाहते हो तो ऊपर मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ले लीजिए, क्या ले लीजिए मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट्स लोगे तो आपको वॉल्यूम लीटर में लेने पड़ेगा, मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स लोगे तो वॉल्यूम ml में भी काम करेगा, वॉल्यूम ml में भी काम करेगा। ये आपके पास न्यूमेरिक, ये आपके पास नॉर्मलिटी है। अब मुझे बताइए आपने जब इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाया तो नए सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, वो आपके पास मिल गया या नहीं मिल गया, नए सॉल्यूशन का आप कहोगे सर नए सॉल्यूशन का वॉल्यूम एक क्वांटिटी तो मिल गई। दूसरा आपको क्या चाहिए, अगर मुझे मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स या ग्राम इक्विवेलेंट्स मिल जाए तो मैं नए सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो नए सॉल्यूशन का एक बार देख लेते हैं, मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स या ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे आएंगे। अब मैं आपको बता देता हूं, इसका भी जो वॉल्यूम है वो ml में है, इसका भी जो वॉल्यूम है ml में है, तो इसके भी हम ग्राम इक्विवेलेंट्स बना लेते हैं, इसके भी ग्राम इक्विवेलेंट्स बना लेते हैं। यहां पे जो ग्राम इक्विवेलेंट्स बनेंगे वो किसके बनेंगे, OH नेगेटिव के, क्योंकि मैंने कहा था मेन फैक्टर यहां पे दोनों बेस है, बेस में से OH नेगेटिव निकल रहा है, OH नेगेटिव ही मेजरली किसका काम कर रहा है, सोल्यूट का काम कर रहा है। तो यहां पे OH नेगेटिव के मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स निकालेंगे या ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लेंगे, वॉल्यूम ml में है तो यहां पे हम क्या निकाल लेंगे मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स। इस सॉल्यूशन में से भी हम किसके निकाल लेंगे, OH नेगेटिव के मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। यहां से भी आपको OH नेगेटिव के मिलेंगे, यहां से भी आपको OH नेगेटिव के मिलेंगे। दोनों के मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स को अगर जोड़ देंगे तो टोटल मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर मिक्सिंग बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अरे इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स अगर इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स के साथ जोड़ दिए तो जो नया सॉल्यूशन बना है मिक्सिंग के बाद उसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएंगे। तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स बना लेते हैं। कैसे बनेंगे मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स, अरे बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला आपको याद है। तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालें, वॉल्यूम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, बिल्कुल सिंपल, नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई में क्या कर दे वॉल्यूम, नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई में क्या कर दें वॉल्यूम, नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम कर दीजिए। फिर इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स बना लेते हैं। कैसे बनाओगे, बिल्कुल सिंपल है, इसका वॉल्यूम V1 माना था तो इसकी नॉर्मलिटी को आप N1 मान लो, इसकी नॉर्मलिटी को क्या मान लो N1। तो इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे भाई फर्स्ट सॉल्यूशन के, यानी कि इसके अंदर जो OH नेगेटिव है उसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, तो N1 मल्टीप्लाई क्या कर दे V1, तो N1 मल्टीप्लाई V1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। उधर से उसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स बना
बना लेते हैं तो उसके भी मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स बन जाएंगे। आप कहोगे सर बिल्कुल बन जाएंगे, कैसे बनेंगे? इसका जो वॉल्यूम है उसको V2 मान लिया, तो इसकी नॉर्मेलिटी को आप क्या मान लो? N2 मान लो। इसकी नॉर्मेलिटी को क्या मान लो? N2 कर दो मल्टीप्लाई, N2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? V2। इतना बताइए भी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसके भी मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स बन गए, इसके भी, दोनों का नेचर सेम है तो दोनों के मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। कर दीजिए ऐड, क्या बनेंगे भी? तो दोनों के मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो टोटल मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द न्यू सॉल्यूशन, टोटल मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे भी? टोटल मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू, क्या करोगे भी? पहले वाले के कितने हैं? N1V1 है, दूसरे वाले के कितने हैं? दोनों को जोड़ दो, N2V2 है। बताइए भी इतना हो गया नहीं हो गया? ये लीजिए भी आपके पास हो गया। ये आपके पास टोटल मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स क्या आ गए भी? ये आपके पास आ गए मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स नए सॉल्यूशन के। ये नए सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। अब नॉर्मलिटी निकाल दो। नॉर्मलिटी का क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने पढ़ा नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द न्यू सॉल्यूशन कितने हैं? ये रहे N1V1 प्लस N2V2 अपॉन में क्या कर दे भी? वॉल्यूम ऑफ द न्यू सॉल्यूशन। न्यू सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है? V3। ये लीजिए, और V3 किसके इक्वल होता है? V3 इक्वल होता है V1 प्लस V2 के। लिखना चाहो आप लिख दो, नहीं तो पढ़ा रहने दो। और नए सॉल्यूशन जो बना उसकी नॉर्मलिटी क्या मान ली? N3। ये देखिए अभी फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया? सेम एज इट इज नॉर्मलिटी के केस में भी बना था, ये तो है सिंपल। सेम एज इट इज नॉर्मलिटी के केस में भी बना था। जब आप सेम नेचर के सॉल्यूशन को मिला रहे हो, सेम नेचर के सॉल्यूशन को मिलाओगे तो वहां पे इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और मोलरिटी का जो फॉर्मूला बना था वो सेम सॉल्यूशन को मिलाने पर बना था, ये भी नोट कर लेना। सेम सॉल्यूशन, इधर भी H2SO4 का तो उधर भी H2SO4 का, उधर HCl का तो उधर भी HCl का। मोलरिटी की इक्वेशन तब बनी थी यही सेम, बस N1 की जगह M1 था, N2 की जगह M2 था। लेकिन वो इक्वेशन तब काम करेगी जब आप बिल्कुल सेम सॉल्यूशन को मिला रहे हो। जब आप किसको मिला रहे हो? सेम सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो, तब बनाई थी। लेकिन यहां पे सेम नेचर मतलब दो अलग अलग एसिड हो सकते हैं, दो अलग अलग बेस हो सकते हैं, तब ये इक्वेशन काम करेगी। मोलरिटी पे काम क्यों नहीं करेगी वो भी बताएंगे, एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास था भी, क्योंकि जब भी दो सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो यहां पे इक्वेशन क्या बन गई? क्या मैं ये लिख सकता हूं? इस V3 को इधर ले आइए, क्या बन जाएगा? N3V3 इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2। ये आपके पास बन जाएगा। ये लीजिए भी, ये हमारे पास बन चुका है। क्या बन चुका है? ये हमारे पास नॉर्मलिटी ऑफ द न्यू सॉल्यूशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। नॉर्मलिटी ऑफ द, अब कहने का मतलब क्या है? जो नया सॉल्यूशन बना है उसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालोगे? उसकी नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई उसका वॉल्यूम। ये जो नए सॉल्यूशन के मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स है, इन दोनों के मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स के सम के इक्वल हो गया नहीं हो गया? अरे यही तो इक्वेशन कह रही है, और तो कुछ कह ही नहीं रही है। ये आपके पास है। तो नया सॉल्यूशन के मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे बनेंगे? नए सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपने V3 मान लिया, नए सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी N3, तो इनके जो मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स है वो इन दोनों के सम के इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे? यही तो फॉर्मूला कह रहा है। ये आपके पास था, ये हमारे पास था। तो ये था भी हमारे पास नॉर्मलिटी इक्वेशन भी बोलते हैं इसको। अगर दो सेम नेचर के सॉल्यूशन को आप क्या कर रहे हो? मिक्स कर रहे हो। ठीक है, अभी दो सेम नेचर के सॉल्यूशन, सेम नेचर के कोई भी हो, दोनों एसिड हो, दोनों बेस हो, कैसे भी हो, बस सेम नेचर होना चाहिए। लेकिन मोलरिटी के केस में भी इक्वेशन बनाई थी। वो क्या बनाई थी? हमने इक्वेशन वहां पे भी बनाई थी। वहां पे हमने जो इक्वेशन बनाई थी, क्या बनाई थी? वहां पे इक्वेशन बनाई थी M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। यही बनाई थी ना? ये इक्वेशन बनाई थी जब दो सेम सॉल्यूशन को मिला रहे हो। लेकिन वहां पे था दो सेम सॉल्यूशन, यहां पे है सेम नेचर। सेम नेचर का मतलब दो एसिड कोई भी हो सकते हैं, दो बेस कोई भी हो सकते हैं। लेकिन जब ये इक्वेशन मोलरिटी के लिए बनाई तो दोनों सेम सॉल्यूशन होने चाहिए। मतलब या दोनों HCl के हैं या दोनों के दोनों H2SO4 के सॉल्यूशन को मिला रहे हो। मान लेते ये सॉल्यूशन HCl का है तो ये वाला सॉल्यूशन भी किसका होना चाहिए? HCl का। ये सॉल्यूशन H2SO4 का है तो ये सॉल्यूशन भी किसका होना चाहिए? H2SO4 का। ये सॉल्यूशन NaOH का तो ये सॉल्यूशन भी किसका होना चाहिए? NaOH का। तब मोलरिटी इक्वेशन कामयाब है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन अगर अलग अलग को मिलाओगे तब भी मोलरिटी इक्वेशन तो कामयाब हो जाएगी। उसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। मान लेते हैं मैं क्या करना चाहता हूं, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया है और दूसरा NaOH का, इनको मिला के नए सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालना चाहता हूं, तो वो भी सिखाएंगे। उससे पहले दो सेम नेचर के अलग अलग सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो तो आपको कहां दिक्कत नहीं आने वाली है? नॉर्मलिटी के केस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसको समझिए पहले, क्यों नहीं आने वाली। एक बार देख लेते हैं, एक बार फिर आपको मोलरिटी पे मैं समझाऊंगा दोबारा से। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेट अस कंसीडर, हम क्या कर रहे हैं अभी? दो अलग अलग नेचर के सॉल्यूशन ले रहे हैं, दो अलग अलग नेचर के सॉल्यूशन ले रहे हैं और उनको मिक्स करने के बाद जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मलिटी क्या होगी वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं।
और वो नॉर्मलिटी के अकॉर्डिंग ही क्यों होंगे, मोलरिटी के अकॉर्डिंग क्यों नहीं होंगे। लेट अस कंसीडर, मैंने एक सॉल्यूशन लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका सॉल्यूशन लिया अभी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया है। उसके साथ लेट अस कंसीडर मैं HCl मिक्स करना चाहता हूं। क्या मिक्स करना चाहता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मैं HCl को मिक्स कर रहा हूं। तो अब आप समझ जाओगे, आप कहोगे सर बिल्कुल मिक्स कर सकते हैं। जब आप इनको मिक्स करोगे तो इसमें से जो OH नेगेटिव निकलेगा उसको इसमें से निकलने वाला H पॉजिटिव क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। यही था। लेकिन एक बात बता देता हूं मैं आपको, जब भी दो चीजों में रिएक्शन होती है तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होती है। अगर इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट कंज्यूम होगा तो इसका भी 1 होगा, इसके 2 होंगे तो इसके भी 2 होंगे। कहने का मतलब मैं ये भी कह सकता हूं, लेकिन ये तो ग्राम इक्विवेलेंट्स के अकॉर्डिंग था, क्योंकि इन दोनों में जो मेजर रिएक्शन है वो किसकी है, मेजर रिएक्शन इसमें से निकलने वाले OH नेगेटिव की है और इसमें से निकलने वाले H पॉजिटिव की है। अगर आप इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हो तो इसका भी आपको 1 ही लेना पड़ेगा, इसके 2 लोगे तो इसके भी 2 लेने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू ग्राम इक्विवेलेंट्स। और ग्राम इक्विवेलेंट्स हमेशा नॉर्मलिटी के टाइम पे निकलते हैं, मतलब यहां पे ग्राम इक्विवेलेंट्स के अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है। मोलरिटी के अकॉर्डिंग, मोल्स के अकॉर्डिंग क्यों नहीं होती, पहले वो समझते हैं। मान लेते हैं 2 एग्जांपल लेंगे। पहला वाला हमने ले लिया, लेट अस कंसीडर हमने क्या किया है अभी, लेट अस कंसीडर मैंने ये 1 मोलरिटी का सॉल्यूशन लिया है। किसका लिया अभी, 1 मोलरिटी का सॉल्यूशन लिया है। ये 1 मोलरिटी का सॉल्यूशन लिया, ये भी मैंने 1 मोलरिटी का ही सॉल्यूशन लिया है। ये भी किसका लिया अभी, 1 मोलरिटी का, और दोनों 1-1 लीटर ही लिए अभी। ये भी याद रखना, दोनों 1-1 लीटर लिए और 1-1 मोलरिटी के लिए। अगर ये 1 मोलरिटी का लिया है तो मुझे ये बताइए इसमें से कितने मोल्स हैं COH2 के। तो आप कहोगे सर 1 लीटर में 1 ही मोल होता है, यही तो मोलरिटी है, 1 मोल पर लीटर, 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसके 1 मोलरिटी में यहां पे भी 1 मोल है, किसका है 1 मोल, HCl का। यहां पे भी 1 मोल है, किसका है अभी, HCl का। ठीक है, समझ गए होगे इतना। अब क्या कह रहा है अभी, इसके 1 मोल में से जो OH नेगेटिव निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, जब आप इसका 1 पार्टिकल तोड़ते हो तो 2 OH नेगेटिव, मतलब इसके 1 मोल में से जो OH नेगेटिव निकलेंगे 2 मोल ऑफ OH नेगेटिव निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 2 मोल ऑफ OH नेगेटिव, 2 मोल ऑफ OH नेगेटिव, 2 मोल ऑफ OH नेगेटिव। इसमें से 2 मोल निकलेंगे OH नेगेटिव के। इसमें से क्या निकलेगा अभी, इसको तोड़ोगे तो इसमें से केवल 1 H पॉजिटिव निकलेगा। 1 मोल में से क्या निकलेगा, 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव, 1 मोल ही निकलेगा H पॉजिटिव। मुझे बताइए क्या ये इसको न्यूट्रलाइज कर पाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं कर पाएगा, 100% न्यूट्रलाइज बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। क्यों, अरे क्योंकि इसके 2 मोल है तो इसका 1 मोल है। जब इसके 2 मोल कंज्यूम होते तो उस टाइम पे इसका 1 मोल कंज्यूम हो रहा है। मतलब अगर आप इन दोनों की रिएक्शन भी देखें, अगर मुझे इसको दोनों को 100% न्यूट्रलाइज करना तो मुझे इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे। 2 मोल कैसे ले सकते हैं अभी, इसके 2 लेने पड़ेंगे, तो आपको 2 मोलरिटी का लेना पड़ेगा। मतलब रिएक्शन भी कह रही है इसके 2 मोल कंज्यूम होंगे उस टाइम पे 1, क्योंकि दोनों के बीच में जो रिएक्शन होने वाली है वो क्या होने वाली है, CaCl2 + 2H2 यही होगी। मतलब इसके जब 2 मोल कंज्यूम होंगे तो इसका 1 मोल कंज्यूम होगा। कहने का मतलब ये है HCl के 2 मोल, क्योंकि जब इसके 2 मोल लोगे तो इसमें से 2 मोल H पॉजिटिव निकलेंगे, इसके 1 मोल में से ही 2 मोल ऑफ OH नेगेटिव निकल जाएंगे, क्योंकि इसके 1 तोड़ने पर 2 मिलते हैं, इसके 1 तोड़ने पर 1 ही मिलता है। तो इसके 1 मोल लेने पर ही 2 मोल OH नेगेटिव बन रहे हैं, तो इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे, तब आपको 2 मोल OH नेगेटिव मिलेंगे, तब ये 100% न्यूट्रलाइज होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मतलब इसकी मोलरिटी आपको 2 लेनी पड़ेगी। तो जब आप इसकी 2 लोगे तो इसमें से 2 मोल बनेंगे, तब आपको इसके 2 मोल ऑफ OH नेगेटिव मिलेंगे, तब ये एक दूसरे को 100% न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, तब ये एक दूसरे को क्या कर पाएंगे, 100% न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है ये तो, लेकिन ये तो था मोलरिटी। देखिए मोलरिटी में कंफ्यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, इसकी भी 1 ली थी, इसकी भी 1, लेकिन 100% न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा था, तो लास्ट में हमें इसके 2 मोलरिटी करनी पड़ी, तब 100% न्यूट्रलाइजेशन हुआ। लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं कैसे, ग्राम इक्विवेलेंट्स कभी ऐसा नहीं करते। ग्राम इक्विवेलेंट्स एग्जैक्ट बताते हैं, आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा बता देंगे न्यूट्रलाइज होगा या नहीं होगा। अगर दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर हैं तो आप कहोगे बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वहां पे आपको बढ़ाने घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे 1 मोल लिया था, तो यहां पे जब हमने इसका 1 मोल लिया था
तो इसका भी एक ही मोल बन रहा था और इसका एक मोल बन रहा था, तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा था। कंफ्यूजन था भाई, देखो दोनों की मोलरिटी तो सेम ली, फिर भी न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है, तो कंफ्यूजन था या नहीं था। इस कंफ्यूजन को हम नॉर्मलिटी से दूर कर लेते हैं। कैसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर से ले लेते हैं, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HCl का न्यूट्रलाइजेशन करवाना चाहते हैं। इसकी हमने क्या किया, इसकी मोलरिटी 1 ली थी, इसकी मोलरिटी कितनी ली थी 1, और इसकी मोलरिटी भी हमने क्या ली थी 1। अब इसको आप मोलरिटी में मत रखिए, इसको नॉर्मलिटी में चेंज कर लिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। नॉर्मलिटी जब दोनों की इक्वल होगी तो ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल आएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल आएंगे तो दोनों का 100% न्यूट्रलाइजेशन होगा, दोनों का 100% न्यूट्रलाइजेशन होगा, दोनों के बीच में रिएक्शन होके न्यूट्रल रिएक्शन बन जाएगी। लेकिन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स के अकॉर्डिंग क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन या रिएक्शन होती है, ये बता चुके हैं। तो यहां पे इसके नॉर्मलिटी बना लो। कैसे बनाओगे? इसकी नॉर्मलिटी बिल्कुल इजी है। क्या करोगे, मोलरिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाई n फैक्टर। इसका n फैक्टर कितना होता है अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जितने OH नेगेटिव निकलते हैं, कितने निकलते हैं 2, तो मल्टीप्लाई 2 कर लो। तो मतलब इसकी नॉर्मलिटी कितनी आ गई, 2 आ गई। इसकी नॉर्मलिटी कितनी आ गई 2, इसकी नॉर्मलिटी कितनी आ गई 2, लेकिन इसकी नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई इसका n फैक्टर, इसका n फैक्टर कितना होता है, HCl में से एक ही H पॉजिटिव निकलता है तो इसका n फैक्टर 1, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आ गया 1 नॉर्मलिटी। आप कहोगे सर दोनों की सेम नहीं आई, दोनों की सेम, देखिए मोलरिटी दोनों की सेम थी लेकिन नॉर्मलिटी सेम नहीं आई। जब नॉर्मलिटी सेम नहीं आई तो ग्राम इक्विवेलेंट्स भी सेम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपने दोनों का वॉल्यूम सेम लिया है, तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स सेम नहीं आएंगे, तो मतलब दोनों का 100% न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, दोनों का 100% न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। इसलिए जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें मोलरिटी की बजाय आप उसको नॉर्मलिटी में ले आइए, क्योंकि नॉर्मलिटी कहती है जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके कंज्यूम होंगे, दोनों के बराबर अमाउंट में कंज्यूम होंगे, दोनों के बराबर अमाउंट में कंज्यूम होंगे, तभी आपका क्या होगा न्यूट्रलाइजेशन। मतलब एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लेते हैं इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता, क्या करता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो लेते हैं 1 मोलरिटी का, और जो HCl लेते हैं वो 2 नॉर्मलिटी का, 2 मोलरिटी का। आप कहोगे सर अब ये 100% न्यूट्रलाइजेशन होगा, लेकिन दोनों का वॉल्यूम सेम ले रहे हैं, अब 100% न्यूट्रलाइजेशन होगा। आप कहोगे कैसे, मोलरिटी तो अलग अलग है, मोलरिटी तो कह रही है कभी भी नहीं हो सकता, दोनों की मोलरिटी सेम होनी चाहिए, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं मोलरिटी के अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता, मोलरिटी के अकॉर्डिंग रिएक्शन नहीं होती, किसके अकॉर्डिंग होती है, ग्राम इक्विवेलेंट्स। आप इसके भी ग्राम इक्विवेलेंट्स बना लो, इसके भी नॉर्मलिटी बना लो, उसके भी नॉर्मलिटी। अगर दोनों की नॉर्मलिटी सेम आ गई तो आप दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स सेम आएंगे, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स सेम आएंगे तो आप कहोगे दोनों का न्यूट्रलाइजेशन भी 100% हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। तो इसकी नॉर्मलिटी बनाओ। नॉर्मलिटी बनाने का क्या तरीका, अभी तो बताया था, क्या किया था, इसका n फैक्टर, इसका n फैक्टर कितना होता है 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी नॉर्मलिटी कितनी बन गई 2। इसकी मोलरिटी की नॉर्मलिटी बनाओ, इसका n फैक्टर 1 होता तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी नॉर्मलिटी 2। देखिए दोनों की मोलरिटी अलग अलग ली थी लेकिन नॉर्मलिटी सेम आ गई या नहीं आ गई। अगर नॉर्मलिटी सेम आई है तो ग्राम इक्विवेलेंट्स भी क्या आएंगे सेम, अरे ग्राम इक्विवेलेंट्स सेम आएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा या नहीं होगा। अब आप समझ गए होंगे, आप कहोगे सर क्या कि मोलरिटी सेम लेने पर या अलग अलग लेने पर हमें पता नहीं चल सकता कि 100% न्यूट्रलाइजेशन होगा या नहीं होगा, या किसकी अमाउंट एक्स्ट्रा बच सकती है, एसिड की अमाउंट ज्यादा बची है या बेस की। इसलिए आप हमेशा नॉर्मलिटी के अकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि नॉर्मलिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें ग्राम इक्विवेलेंट्स मिल जाते हैं और दोनों के बीच में, जिनके बीच में भी रिएक्शन हो रही है, किसके अकॉर्डिंग होती है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, जब दो अलग अलग नेचर के होते हैं तब। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए नॉर्मलिटी इक्वेशन यहां पे तो कामयाब हो जाएगी लेकिन मोलरिटी पे कामयाब नहीं होगी, क्योंकि मोलरिटी के अकॉर्डिंग रिएक्शन नहीं होती, किसके अकॉर्डिंग होती है, नॉर्मलिटी के अकॉर्डिंग होती है। इसलिए मैं ये बात आपको समझाना चाह रहा था। इसलिए जब भी दो सेम नेचर वाले सॉल्यूशन को भी मिलाओगे ना, तो मोलरिटी की जो इक्वेशन बनाई थी हमने स्टार्टिंग में, कौन सी इक्वेशन बनाई थी हमने, एक इक्वेशन बनाई थी m1v1 इक्वल टू m2v2 बनाई थी ना, सॉरी एक इक्वेशन बनाई थी हमने, मैंने अभी अभी बताई भी थी, कौन सी इक्वेशन बनाई थी भी हमने इक्वेशन बनाई थी m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3v3। ये केवल एक ही कंडीशन पे कामयाब है, जब दो सेम सॉल्यूशन को मिला के एक नया सॉल्यूशन बना रहे हो। दो सेम नेचर के हैं लेकिन अलग अलग सॉल्यूशन को मिला रहे हो, तब भी ये इक्वेशन कामयाब नहीं है। लेकिन नॉर्मलिटी की इक्वेशन हर जगह कामयाब है जब आप सेम नेचर के कोई भी दो सॉल्यूशन को मिला रहे हो तब। इसलिए मैंने कहा था, तो यहां पे आप देख सकते हो, क्योंकि कभी भी रिएक्शन नॉर्मलिटी के अकॉर्डिंग नहीं होती है। अब हम देखते हैं, तो अब हम क्या देखते हैं अभी, अब हम दो अलग अलग नेचर के सॉल्यूशन को मिक्स करने की कोशिश करते हैं और उनकी नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे करेंगे भी एक बार देख लेते हैं। दो अलग अलग नेचर के, मान लेते हैं हमने क्या किया, एक तो मिक्स किया H2SO4 और जो दूसरा मिक्स कर रहे हैं वो मिक्स कर रहे हैं NaOH। दूसरा जो मिक्स कर रहे हैं वो क्या मिक्स कर रहे हैं, NaOH। और मैंने कहा है दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होने चाहिए, सेम।
क्यों? क्योंकि इसमें से H पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होगा, उसमें से OH नेगेटिव। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का देखा जाता है ग्राम इक्विवेलेंट्स अगर इक्वल है तो रिएक्शन 100% न्यूट्रलाइजेशन की तरफ चली जाएगी। लेकिन यहां पे हम क्या है, लेट अस कंसीडर इसका जो नॉर्मलिटी है उसको हम मान लेते हैं N1 और इसकी जो नॉर्मलिटी दी हुई है वो 100 नॉर्मलिटी जो दी हुई है वो 1 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 1 दी हुई है। इसकी जो नॉर्मलिटी दी हुई है वो 1 दी हुई है और इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है लेट अस कंसीडर 100 ml दिया हुआ। कितना दिया हुआ? अभी 100 ml दिया हुआ। ठीक है, उधर से दूसरी तरफ चलते हैं। अब यहां पे भी क्या करेंगे भी, इसकी जो नॉर्मलिटी है N2 मान लेते हैं, इसकी नॉर्मलिटी हमें दी हुई है 0.2। कितनी दी हुई है भी? इसकी नॉर्मलिटी 0.2 दी हुई है और 0.2 के साथ क्या कह रहा है, इसका जो वॉल्यूम है वो भी 100 ml दिया हुआ। इसके वॉल्यूम को हमने V2 मान लिया, इसका वॉल्यूम 100 ml। लेकिन सेम नेचर के होते, दोनों एसिड या दोनों बेस होते तो लगा देते N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू N3V3। लेकिन दोनों का अलग अलग नेचर है तो क्या करोगे, यहां पे ग्राम इक्विवेलेंट्स बनाओगे। किसके? क्योंकि H पॉजिटिव न्यूट्रल होगा। यहां से किसके ग्राम इक्विवेलेंट्स बनाओगे? OH नेगेटिव। पहले ये देखिए, अगर ये सेम आ गए तो 100% न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, अलग अलग आए तो जिसकी अमाउंट बचेगी वो देखेंगे। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स बना लेते हैं। लेकिन यहां पे ये वॉल्यूम ml में है तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स बना लेते हैं। मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स बना लीजिए। N1 मल्टीप्लाई V1 कितने बनेंगे भी? 1 मल्टीप्लाई 100 तो 100 बन गए। इसके कितने बनेंगे? इसके भी मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स बनेंगे भी। कितने बनेंगे देख लेते हैं एक बार। 0.2 मल्टीप्लाई 100 कितने बने भी? 20। कितने बन गए? 20। अब मुझे बताइए, देखिए 20 OH नेगेटिव के जो मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स है, दीज विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द 20 H पॉजिटिव हो जाएंगे। ये लीजिए भी न्यूट्रल। कितने बच गए भी? किसकी अमाउंट ज्यादा बची? आप कहोगे सर H पॉजिटिव की अमाउंट एक्स्ट्रा रहती है। कितनी रहती है? H पॉजिटिव की जो अमाउंट बची है वो कितनी बच गई? 100 ग्राम इक्विवेलेंट्स थे, 20 न्यूट्रलाइजेशन में कंज्यूम हो गए तो कितने बच गए भी? 80। ये आपका बताएगा नॉर्मलिटी क्या होगी, क्योंकि जो दोनों के मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बचता है वो किसका बचता है? एसिड का बचता है। क्योंकि इस बेस को इस एसिड ने न्यूट्रलाइज करने के बाद भी एसिड की अमाउंट ज्यादा थी। कितनी ज्यादा थी? एसिड के जो मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स है वो 80 ज्यादा है। तो इसलिए नए सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी निकालनी है वो कैसे निकालोगे? जो मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स एसिड के बचे हैं वो कितने बचे? 80 डिवाइड में टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम तो वही होगा, इसका वॉल्यूम प्लस उसका वॉल्यूम। दोनों को मिलाया था, कितना हो गया? 200। ये लीजिए, अभी दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद आप निकाल लेना नए सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी। तो दो अलग अलग नेचर के सॉल्यूशन को मिलाते हो तो इस तरीके से इक्वेशन अप्लाई होगी। पहले आप दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स बनाइए, फिर न्यूट्रलाइजेशन देखिए कितना हो रहा है, किसके ग्राम इक्विवेलेंट्स ज्यादा बच रहे हैं, वही आपका सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी को कैलकुलेट करवाएंगे। ये था भाई आपके पास, क्या था ये आपके पास? दो सॉल्यूशन, अलग अलग सॉल्यूशन को से अलग अलग नेचर के सॉल्यूशन को मिक्स कर दोगे तो क्या होगा, हो जाएगा। ये हमारे पास था। इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी देखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है भाई? उसके बाद हमारे पास कह रहा है, अब मोलरिटी पे आइए। मोलरिटी के ऊपर एक बार आगे फिर से बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं भी? मोलरिटी मान लेते हैं मोलरिटी में अलग अलग नेचर के सॉल्यूशन को मिला रहा हूं। एक मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिलाया और दूसरा KOH का। दोनों सेम नेचर के मिलाए हैं, दोनों सेम नेचर के मिलाए हैं। दोनों किसके मिलाए हैं? सेम नेचर के मिलाए हैं। अब आप इसकी दोनों को मिलाने के बाद नए सॉल्यूशन की मोलरिटी कैलकुलेट कीजिए। मोलरिटी दो सेम नेचर के नॉर्मलिटी में तो इजी है, बताया था N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू N3V3। यहां पे नहीं लगेगा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता तो मोलरिटी की इक्वेशन काम करती, जो मैं पीछे लेक्चर में बता चुका हूं जब मोलरिटी पढ़ाई थी। लेकिन दोनों सेम नेचर है लेकिन सॉल्यूशन अलग अलग है, तब आपका वो इक्वेशन काम नहीं करेगी। कौन सी इक्वेशन काम नहीं करेगी? M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3 वाली इक्वेशन काम नहीं करेगी। ये इक्वेशन एक दो कंडीशन पे काम करती है। पहला, दोनों का नेचर सेम, या दूसरा दोनों का n फैक्टर सेम। अगर n फैक्टर सेम है तब भी ये इक्वेशन काम करेगी। n फैक्टर सेम है या दोनों सेम सॉल्यूशन है, पहली कंडीशन ये है। दूसरी, बोथ सेम सॉल्यूशन, बोथ सेम सॉल्यूशन है, तब ये इक्वेशन काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि इसमें से OH नेगेटिव की संख्या अलग निकलती है, इसमें से अलग निकलती है। इसके एक पार्टिकल में से दो निकलते हैं, इसके एक पार्टिकल में से एक। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, क्योंकि रिएक्शन ग्राम इक्विवेलेंट्स के अकॉर्डिंग होती है, मोलरिटी के अकॉर्डिंग नहीं होती है। मोलरिटी सेम लेने पर भी 100% न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, तो फिर यहां पर कैसे करेंगे भी वो देखिए। इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, ध्यान से देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे वो देखिए। देखिए मान लेते हैं इसका जो मोलरिटी दी हुई है M1 वो दी हुई है 2 और इसका जो वॉल्यूम दिया वो दिया हुआ 50। ठीक है, मान लिया, अच्छी बात है।
यहां पे इसकी जो मोलरिटी दी हुई है लेट अस कंसीडर वो भी 2 दी हुई है, इसका जो वॉल्यूम दिया वो 100 दिया हुआ। ठीक है भाई, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। जब मैंने तुम्हें M1V1 प्लस M2V2 वाली इक्वेशन बनाई थी तो मैंने कहा था यहां पे मोल्स निकालोगे। किसके मोल्स निकालोगे भी? अगर सेम होते तो सेम सॉल्यूशन होते तो मोल्स बना लेते। यहां पे मोल्स आप OH नेगेटिव के बनाओगे, यहां पे मोल्स भी किसके बनेंगे? OH नेगेटिव के बनेंगे भाई, ये बात याद रखना, क्योंकि दो सेम नेचर के सॉल्यूशन को मिला रहे हो। इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स भी OH नेगेटिव के बने थे, उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स भी OH नेगेटिव के बने थे जब हमने नॉर्मलिटी इक्वेशन निकाली थी। लेकिन जब वहां पे तो ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात है, ग्राम इक्विवेलेंट्स हमेशा क्या रहते हैं? OH नेगेटिव और की संख्या में कोई चेंज नहीं करते हैं। यहां पे क्या होगा? मोल्स बना लेते हैं। मोल्स कैसे बनते हैं भाई? M1 मल्टीप्लाई मिली मोल्स बनेंगे। कैसे बनेंगे भाई मिली मोल्स? बिल्कुल आसान है, क्या करेंगे? इसकी मोलरिटी मल्टीप्लाई इसका वॉल्यूम, सीधा 2 मल्टीप्लाई 50। लेकिन ये जो आएगा ना, ये मिलीमोल्स, ये तो पूरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के आएंगे। अब एक बात बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल लेते हैं तो उसमें से OH नेगेटिव कितने निकलते हैं? 2 मोल निकलते हैं। ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिलीमोल्स आ गए। 1 होगा तो 2 OH नेगेटिव, 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होंगे तो 4, 4 होंगे तो 8। इसका मतलब अगर मुझे यहां पे OH नेगेटिव के मिलीमोल्स चाहिए हैं तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा? भी अब आप समझ गए होंगे कितने से? 2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से 2 मोल OH नेगेटिव निकलते हैं। इसलिए मैं कह रहा था वो इक्वेशन कामयाब नहीं है। ये बन गया भी आपके OH नेगेटिव के मिलीमोल्स। यहां पे आपको देखना पड़ेगा भी एक पार्टिकल में से कितने OH नेगेटिव निकल रहे हैं। वहां पे भी मिलीमोल्स बना लेते हैं। किसके मिलीमोल्स बनाओगे भी? OH नेगेटिव के। कैसे बनाएंगे? बिल्कुल सिंपल, इसकी मोलरिटी मल्टीप्लाई इसका वॉल्यूम, और क्या हो जाएगा भाई? मल्टीप्लाई और किसी से करना है? अरे जब इसका एक पार्टिकल लोगे तो इसमें से एक ही OH नेगेटिव निकलेगा, तो एक से ही निकाल दो। मिलीमोल्स ऑफ OH नेगेटिव यहां पे भी कितने बन गए भी? 200। यहां पे भी कितने बने थे? 50 दूनी 100 दूनी 200। टोटल मिलीमोल्स कितने हो गए? क्योंकि टोटल मिलीमोल्स कितने हो गए भी? दोनों सॉल्यूशन को मिलाया गया है। किसके होंगे? OH नेगेटिव के। कितने हो जाएंगे भी? 200 प्लस 200 कितने हो गए? 400। कितने हो गए भी? 400। अब मोलरिटी नए दोनों को मिलाने के बाद नए सॉल्यूशन की मोलरिटी, तो नए सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या हो जाएगी? इट विल बी इक्वल टू इसके तो टोटल सॉल्यूशन के मिलीमोल्स अपॉन में वॉल्यूम इन ml लेना पड़ेगा, क्योंकि मिलीमोल निकाल रहे हो। इसका 50 ml लिया था, उसका 100 ml। टोटल कितना ml लिया था भी आपने? 150। 0 से 0 कैंसिल, तो 40/50 मोलरिटी आ गई भी जो नया सॉल्यूशन बना है उसकी, उसके अंदर जो OH नेगेटिव है उनकी मोलरिटी। ये आपके पास हो गया है, ये आपके पास हो गया है। तो जो दोनों सॉल्यूशन को मिलाने के बाद आप निकालोगे तो उसकी ये मोलरिटी आपके पास मिल जाएगी। इसमें कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। तो ये आ गया आपके पास, इसके इन दोनों के मिलाने के बाद जो OH नेगेटिव की मोलरिटी होगी इस सॉल्यूशन में वो हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्या बढ़ते हैं? अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस देख लेते हैं नॉर्मलिटी के। तो देखिए एक बार क्वेश्चंस क्या होंगे। ये लीजिए अभी, ये लीजिए अभी। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन आफ्टर मिक्सिंग 100 ml of 0.2 नॉर्मलिटी H2SO4 with the 50 ml of 0.1 नॉर्मलिटी HCl। 100 ml of 0.2 नॉर्मलिटी H2SO4 कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। तो हमने क्या किया? 100 ml of 0.2 नॉर्मलिटी। हमारे पास दो सॉल्यूशन है, किसके हैं? एक H2SO4 का सॉल्यूशन है और दूसरा किसका? HCl का। पहली बात तो ये है दोनों सेम नेचर के हैं। सेम नेचर के हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सीधी इक्वेशन भी आप अप्लाई कर सकते हो N1V1 प्लस N2V2। लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से ही बता देता हूं। इसका वॉल्यूम V1 मान लिया, कितना दिया हुआ? 100 ml। इसकी जो मोलरिटी दी हुई, सॉरी नॉर्मलिटी जो दी हुई है N1, वो कितनी दी हुई है भाई? इसकी नॉर्मलिटी आपको जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है? N1 इक्वल टू 0.2 दी हुई है। ठीक है भाई। इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ V2 वो 50 दिया हुआ है, और इसकी जो नॉर्मलिटी दी हुई है N2 वो कितनी दी हुई है भाई? 0.1 दी हुई है। ठीक है भाई, आप कहोगे सर बिल्कुल सही है। अब आप क्या कीजिए भाई, आप कुछ नहीं करना, इसके अंदर इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स, किसके? मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स किसके निकलेंगे भी? इसमें से एसिड है तो H पॉजिटिव के निकलेंगे, वहां से भी एसिड है तो H पॉजिटिव के निकलेंगे। मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स बना लेते हैं अभी। मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स बना लो एक बार दोनों के, तो क्या बन जाएंगे भी? मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स अगर आप बनाओगे तो बना लेते हैं भी एक बार, क्या बनेंगे? मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स बना लेते हैं। तो बना लेते हैं एक बार मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स क्या बनेंगे भाई? तो ले लेते हैं एक बार यहां पे मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ
N1 मल्टीप्लाई V1, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 0.2, कितने आ जाएंगे अभी 20 आ गए। उधर और निकाल लो मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स, कितने हो जाएंगे अभी N2 मल्टीप्लाई V2 कितने हो जाएंगे 50 मल्टीप्लाई 0.1, कितना आ जाएगा 5 आ गए भी यहाँ पे। टोटल मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हो गए, टोटल मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स आप कहोगे सर 20 यहाँ 5 वहां, कितने हो गए 25 हो गए। अब इजी हो गया। अब क्या करो, नए सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी, और नए सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी हम क्या मानते हैं N3 निकाल लेते हैं। इट विल बी इक्वल टू टोटल मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स कितना है 25 डिवाइड में टोटल वॉल्यूम कितना होगा 100 इसका था 50 इसका था, कितना हो गया 150, 25 के 150 1/6 आ गया भाई। एक तो तरीका था ये। दूसरा तरीका सीधी इक्वेशन अप्लाई कर दो, यहां अप्लाई कर रहा हूं, क्या थी N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3, यही थी ना। लगा दो फिर, N1 कितना है, N1 आपके पास ये रहा 0.2 मल्टीप्लाई में V1 100 है देख लीजिए, प्लस N2 कितना है 0.1 मल्टीप्लाई में V2 कितना है 50 इक्वल टू N3 हमें निकालना है, मल्टीप्लाई V3 कितना हो गया दोनों का मिला के कितना है 150 वॉल्यूम हो गया। कैलकुलेट कर लेना भाई, सेम आंसर आएगा, कैलकुलेट कर लेना सेम आंसर आएगा। ये हमारे पास था भी नॉर्मलिटी का एक सिंपल सा न्यूमेरिकल जिसके ऊपर आप सोल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक बार थोड़ा सा पोज करके इसको अच्छे से देखा करो क्या कह रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर अगला देख लेते हैं एक बार। ये लीजिए 100 ml of 0.1 normality H2SO4 with the 100 ml of 0.2 normality NaOH। अब दो अलग अलग नेचर के सॉल्यूशन आ गए भी। अब क्या करोगे, दो अलग अलग नेचर के आ गए, चलो कोई ना अलग अलग आ गए। पहले H2SO4 ले लेते हैं भी। H2SO4 के जो वॉल्यूम है वो कितना दिया हुआ 100 ml दिया हुआ, ठीक है भाई। आप कहोगे सर बिल्कुल ओके बात है। जो इसकी नॉर्मलिटी दी हुई है वो कितनी दी हुई है, इसकी जो नॉर्मलिटी दी हुई है N1 वो कितनी दी हुई है अभी 0.1 दी हुई है, ठीक है भाई। दूसरी तरफ सॉल्यूशन देखते हैं, उसकी जो नॉर्मलिटी दी हुई है N2 वो कितनी दी हुई है 0.2 दी हुई है। इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ वो कितना दिया हुआ 100 ml, ठीक है भाई। यहां से जो ग्राम इक्विवेलेंट्स बनेंगे वो किसके बनेंगे H पॉजिटिव के। तो H पॉजिटिव के मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स क्यों, क्योंकि नॉर्मलिटी दी हुई है, निकाल लेते हैं। वहां पे किसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स बनेंगे OH नेगेटिव के मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है भाई। बना लेते हैं, निकालेंगे, फिर बना लेते हैं एक बार। कैसे बनेंगे, इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई इसकी नॉर्मलिटी, 100 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, वहां पे भी मल्टीप्लाई कर लो, 100 को 0.2 से करोगे तो 20 आएगा। मुझे बताइए किसके ग्राम इक्विवेलेंट्स ज्यादा है। आप कहोगे सर OH नेगेटिव के ज्यादा है, मतलब H पॉजिटिव का मैं तो 10 H पॉजिटिव 10 OH नेगेटिव से क्या हो जाएंगे न्यूट्रल। तो क्या हो जाएगा भाई रिमेनिंग मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ OH नेगेटिव। OH नेगेटिव के कितने हो जाएंगे, तो OH नेगेटिव इट विल बी इक्वल टू 20 माइनस 10 कितने हो जाएंगे 10, इतना एक्स्ट्रा बच गया। अब नए सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी निकालना आसान है जिसको N3 मानते हैं। तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स बचे हैं 10, किसके बचे हैं ये OH नेगेटिव के। तो जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा बेसिक, क्योंकि OH नेगेटिव के ज्यादा है। डिवाइड में टोटल वॉल्यूम कितना होगा 100 इसका 100 इसका, कितना हो गया 200, कितना आ गया अभी 1/20 आ गया। ये लीजिए अभी सोल्व कर लेंगे, 1/20 आ गया। बिल्कुल सिंपल था, बताओ इसमें क्या था भाई, बिल्कुल ही सिंपल। इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स बना लिए, उसके ग्राम, ये H पॉजिटिव है वो OH नेगेटिव, दोनों को मिला दिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं इनसे रिलेटेड, इनसे रिलेटेड फिर चेंज कर लेते हैं एक बार। चेंज क्या करो, पहले H2SO4 का वॉल्यूम कितना दिया हुआ 100, ठीक है। इसकी नॉर्मलिटी बना लो भाई, मोलरिटी कितनी दी हुई थी 0.1, तो यहीं पे नॉर्मलिटी बना लो, बिल्कुल आसान है। कितने से मल्टीप्लाई कर दो n फैक्टर से, n फैक्टर H2SO4 का कितना होता है 2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितनी नॉर्मलिटी बन गई 2। आप कहोगे सर बिल्कुल सही है। NaOH का वॉल्यूम कितना दिया हुआ था 100, उसका नॉर्मलिटी कितनी दी हुई थी, उसकी मोलरिटी कितनी दी हुई थी, उसकी मोलरिटी दी हुई थी 0.1। इसकी नॉर्मलिटी भी कितनी आएगी 0.1, क्यों, क्योंकि इसका n फैक्टर 1 होता है, इसमें से एक ही OH नेगेटिव निकलता है, बिल्कुल सही बात है। इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स, क्योंकि नॉर्मलिटी आने के बाद तो आप मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लोगे, कितने आएंगे, इसकी नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई इसका वॉल्यूम, कितने आ जाएंगे 20। इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स कितने आएंगे, इसमें से OH नेगेटिव के निकल जाएंगे, इसमें से किसके निकलेंगे H पॉजिटिव के। बना लो, कैसे बनाओगे, इसकी नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई इसका वॉल्यूम, कितने आ जाएंगे 10। किसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ज्यादा है H पॉजिटिव के। आप कहोगे सर H पॉजिटिव के कितने ज्यादा है 20 माइनस 10 कितने ज्यादा है, तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स कितने ज्यादा है अभी, मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू कितने ज्यादा है 10 ज्यादा है, 20 माइनस 10 कितने ज्यादा हो गए 10 ज्यादा हो गए।
हो गए। अब आप क्या करोगे अभी, नॉर्मलिटी बना दो। नॉर्मलिटी बनाने का तरीका क्या है, बिल्कुल आसान है नॉर्मलिटी बनाने का तरीका। क्या करोगे अभी, नॉर्मलिटी बना लो तो क्या करोगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा अभी, मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स बन जाएंगे, कितने बच गए 10, डिवाइड में टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 100 और 100 200। ये लीजिए अभी, ये आपके पास आ गया, ये आपके पास नॉर्मलिटी आ गई है। किसकी आ गई, H2SO4 की सॉल्यूशन बचा